शिव ओम विवाह क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश प्रथा हमारे समाज पर एक अभिशाप। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है जी कि हमने समझी जी के साथ कितना गलत व्यवहार किया। सच्चे कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तुम सही कह रही हो प्रियंका की माँ। आज हमारे कर्मों की सज़ा हमारी बेटी को मिल रही है। ये अर्जुन सलोचना और अर्जुन जी हैं। अर्जुन जी सरकारी इंजीनियर और सलोचना जी एक हाउसवाइफ है जो आज आंगन में बैठे अपनी गलती पर पछतावा कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। आज से 6 साल पहले उनके बेटे पीयूष की शादी पास के शहर में रहने वाले अजीत की बेटी काव्य के साथ तय हुआ था और शादी में उनकी सभी मांगों को काव्य के पिता ने स्वीकार कर लिया। काव्य एक सीधी सादी घरेलू लड़की थी। विवाह की सारी तैयारी शुरू हो गई। कपड़े गहने सभी खरीद जाने लगे। तभी अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर विवाह मैरिज हॉल की जगह 5 स्टार होटल में रखने की शर्त रखी और कहा कि अगर आपने ये व्यवस्था नहीं की तो ये शादी नहीं हो सकती। काव्य के पिता ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन अर्जुन जी अपनी बात पर अड़े रहे। अर्जुन ने कहा मैरिज हॉल हमारी हैसियत के बराबर नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि कहाँ रिश्ता कर लिया। एक ही बेटा है मेरा और बेटी की शादी रोज़ रोज़ थोड़ी ही होती है। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे और सारी व्यवस्था भी शादी की तैयारी हो चुकी थी। इसलिए काव्य के पिता ने किसी तरह कर्ज लेकर 5 स्टार होटल बुक करा दिया। शादी का दिन था। पीयूष की बारात नाचते गाते होटल पहुंच गई। शादी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया लेकिन तभी अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए बारात वापस ले जाने की बात करने लगे। काव्य के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि समझिए आप किस वजह से नाराज़ हो रहे हैं। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके बताए अनुसार ही हमने सारी व्यवस्था की थी लेकिन होटल वालों का कहना है कि कुछ लड़कों ने बहुत सा खाना बर्बाद कर दिया जिससे खाना कम हो गया। तो क्या हुआ, शादी विवाह में तो ये सब होता है और अब क्या मेरे रिश्तेदार भूखे ही रहेंगे। अर्जुन ने गुस्से में कहा। काव्य के पिता और उसके भाई ने किसी तरह स्थिति को संभाला और शादी हो गई। शादी के बाद भी काव्य के ससुराल वालों की मांगे ख़त्म नहीं हुई। काव्य के इस बारे में जब अपने पति पीयूष से बात की तो उसने कहा कि मैं इस सबके बीच में नहीं पड़ता चाहता। देश के इस लेन देन से बेटी को उसके पिता भाई बहन के प्यार से ज़रूर दूर कर दिया। काव्य शादी के बाद कभी अपने मैके नहीं जा सकी। जब भी उसके मैके जाने की बात करने के लिए काव्य के पिता आते तो उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर लुटा दिया जाता या कोई नई डिमांड बता देते। काव्य की ननद की शादी भी अजीत जी को ढेरों सामान की लिस्ट पकड़ा दी गई। ये कहकर कि समधी है इतना तो करना ही चाहिए। काव्य के पिता भी बेटी के प्यार उसका घर बसर है इस मोह में सब करते जा रहे थे। काव्य के ननद के विवाह में 2 दिन पहले ही अजीत जी सारा सामान लेकर काव्य के ससुराल पहुंच गए। सामान को देखकर काव्य की सास बोली, ठीक ही है, हमें क्या पता था कि आपकी पसंद ही ऐसी, नहीं तो हम लोग खुद ही पसंद कर लेते ना। साड़ियों का रंग अच्छा है ना, गहने की डिजाइन, और गहने भी कितने हल्के हैं। बेटी के लिए तो कभी आप दिल खोल कर खर्च भी नहीं करते। हमारा क्या, लोग क्या कहेंगे कि कैसे पिता हैं। बेटी के सम्मान और समाज के मान मर्यादा की भी चिंता नहीं है। काव्य के पिता कुछ बोल नहीं सके, चुपचाप सिर झुकाए नीचे ही भी। लेकिन आज सारे रिश्तेदारों के सामने अपने पिता की बेइज्जती काव्य बर्दाश्त न कर सकी और बोली, मम्मी जी, समाज की मान मर्यादा की चिंता क्या सिर्फ मेरे पिताजी को या मेरे मायके वाले को होना चाहिए? आप लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए? सारे रिश्तेदारों के सामने आपने ये तो कह दिया कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, यही नहीं लाए, वह नहीं लाए, लेकिन क्या पिताजी से एक बार भी उनका हाल समाचार पूछा? किसी ने भी उनके लिए चाय नाश्ते के लिए भी पूछा नहीं, क्योंकि आप लोग मेरे पिताजी को अपना समधी नहीं नौकर समझते हैं और मुझे इस घर में एक काम वाली बाई के समान से भी कम समझा जाता है। जब इसके मन में आए मुंह उठाकर कुछ भी कह देता है। कुछ खराब हुआ तो काव्य और कुछ अच्छा हुआ तो आप लोगों ने किया। काव्य इस तरह जवाब देना बहुत सलोचना को बहुत बुरा लगा और वह जब सारा घर मेहमान से भरा हो, सलोचना जी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि देखा समझी जी, ऐसे तेवर है आपकी लाडली के। वह तो हम जैसे लोग हैं जो इसका गुजारा हो रहा है, नहीं तो किसी और घर में होती तो कब का घर से बाहर
निकाल देते और आप समझते कि हम लोग ही बुरे हैं। अपनी डांटने को मुंह चलाने के लिए कुछ अच्छे संस्कार भी दे देते तो अच्छा होता। ये सब हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते। आप लोगों की तरह कंगाल थोड़े हैं कि शादी में बारातियों को खाना भी नहीं खिलाएं। ले जाइए आप यहाँ ये सब। हमने तो सब इसलिए कहा था कि प्रियंका के ससुराल वालों को ये ना लगे कि उसकी भाभी के मैके वालों भी उससे कम नहीं है। लेकिन आपकी बेटी ने जो आज हमारी जो बेइज्जती की है, उसके बाद हम काव्य को नहीं रख सकते। आप ये सारा सामान और अपनी बेटी को ले चले जाइए। काव्य के पिता अजीत जी ने सुलोचना को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे बात बढ़ती ही गई। तभी वहाँ काव्य के ससुर और उसके प्रति पीयूष भी आ गए। उसके सामने सुलोचना उसके रिश्तेदारों ने काव्य को गलत बताया है। पीयूष ने कहा, काव्य तुम इसी समय अपने पिता को घर से बाहर निकालो और तुम अपने सारे रिश्ते उनसे ख़त्म करो, तो ही तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो तुम भी यहाँ से चली जाओ। मैं अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। काव्य ने कहा, तुम्हारे बहुत ही अच्छे विचार हैं। तुम्हारे पीयूष, तुम्हारे माता पिता हैं और मेरे माता पिता कुछ भी नहीं। तुमने तो सच कहने की भी ज़रूरत नहीं समझी, सच जानने की भी ज़रूरत नहीं समझी। पिताजी को तो छोड़ो, तुम्हें तो मेरे सम्मान की भी परवाह नहीं है, वरना तुम इस तरह की बातें नहीं करते। और तुम चाहती हो कि मैं अपने पिता से सारे रिश्ते ख़त्म कर लूँ, तो ये भी सुन लो, पिताजी के साथ मेरा रिश्ता भगवान ने जोड़ा है। वह मेरे पिता है, जन्मदाता है। मैं चाहूँ तो भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। और हाँ, अभी तुमसे मेरे सारे रिश्ते ज़रूर ख़त्म करती हूँ। मैं भी अपने सम्मान को रोज़ रोज़ मारते मारते थक गई हूँ। अब और जिंदा लाश बनकर नहीं रह सकती, और रहूँ भी किस लिए? ऐसे घर के लिए जहाँ मेरी कोई कदर नहीं, मेरी सेवा मेरे प्यार का कोई मोल नहीं। सिर्फ तुम्हारे घर वालों की सेवा करती रहूं और तुम्हें बिस्तर पर सुख देती रहूं। क्या मेरा सिर्फ इतना ही वजूद है तुम्हारी नज़रों में? तो मैं आज ही इसे ख़त्म करती हूँ। और हाँ पीयूष, मांग में सिंदूर तो कोई भी भर देता है, लेकिन जो दिल के खालीपन को भरे वही सही माने में जीवन साथी होते हैं। काव्य के पिता ने सब को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। काव्य के ससुराल वाले उसका घर टूटने का सारा दोष उसके पिता अजीत पर लगाने लगे। काव्य के पिता ने काव्य को समझाया कि बेटा, 2 दिन घर में शादी है, लोग आएंगे, जब सबको पता चलेगा कि घर की बहू ही घर में नहीं है तो क्या सोचेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। अर्जुन जी और सुलोचना जी की, इस घर की कैसी कैसी बातें करेंगे लोग तुम्हारे बारे में। पहले प्रियंका की शादी हो जाने दो, फिर ये सब देखेंगे। मेरा क्या है बेटा, तुम्हारा घर बसा रहे, इसलिए तो ये सब सहता आया हूँ। तुमसे प्यार मुझे अपना सम्मान थोड़े ही है। अपने पिता की बातें सुनकर काव्य के आंसू नहीं चुके। उसने आज अपने पिता और उसके सम्मान से कुछ समझौता नहीं करने की सोच लिया था। काव्य अपने 3 साल के छोटे बच्चे और अपने पिता का हाथ पकड़कर उस घर को छोड़कर चली आई। काव्य के चले जाते ही लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगे। पीयूष और उसके माता पिता सहानुभूति के साथ पात्र बन गए थे, लेकिन समय सबके साथ न्याय अवश्य करता है। तो तकलीफ काव्य उसके मैके वालों ने आज उसी का समय ने जवाब दिया है। प्रियंका की बारात देश के लेकर बहस की वजह से वापस चली गई थी। ये कहना उचित तो नहीं होगा कि जैसी करनी वैसी बनी, क्योंकि एक और बेटी का घर का देश के दानव निगल लिया, एक और परिवार का सम्मान बिखर गया। ऐसे ही न जाने कितने घर ऐसे देश के दानव ने निगल लिए, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी और कितना को जिंदा जला दिया। कब तक और हम इस दानव को पालते रहेंगे, बेटा हो या बेटी? क्या वह अपने मेहनत से अपने लिए रोटी नहीं कमा सकते? हम ये क्यों भूल जाते हैं, चाहे पैसे जितना भी किसी के पास क्यों ना हो, खाता वह रोटी है, पैसा नहीं खा लेता। हाँ, खाने के तरीके अवश्य बदल सकती हैं। तो बस अब तो ये इच्छा है कि देश के दानों को पालना बंद करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि वह खुद अपना भार स्वयं उठा सके और हमें उसके लिए देश प्रथा जैसी कुरीतियों का पालना ना करना पड़े। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है,
कि तुम्हारे पैरों में जूते हो ना हो, लेकिन हाथों में किताब अवश्य होनी चाहिए। शिक्षा से दहेज प्रथा जैसी कुरीति का अंत हो सकता है। तो अपने बच्चों को शिक्षित करें और एक स्वस्थ समाज की नींव रखें।